सभी को नमस्कार। डॉक्टर युद्धवीर सिंह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का भी पदभार संभाल रहा हूँ। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वर्तमान परिवेश में रोल ऑफ टीचर इन प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, विषय शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा श्री राहुल गोयट जी का और पूरी एबीवीपी की टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज इनकी व्याख्यानमाला में मैं आपसे अपने विचार साझा करूँ। हम जानते हैं एबीवीपी एक विद्यार्थी संगठन है जिसका एक मूल है ज्ञान, शील और एकता। ऐसे ही एक दूसरा संगठन है ABRSM, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। दोनों में फर्क, दोनों का मूल एक है, लेकिन ABRSM अध्यापकों में काम करता है, प्राध्यापकों में काम करता है और एबीवीपी विद्यार्थियों में काम करता है, लेकिन दोनों का मूल एक है। अब जो ABRSM है वो बेसिकली उसका जो मूल बिंदु है वो 3 सूत्री पे काम करता है। पहला है जैसे ये राष्ट्र के हित में शिक्षा, कि शिक्षा कैसी हो, हमारे विद्यार्थी कैसा पढ़े, तो वो एक हमारा राष्ट्र के हित की शिक्षा देना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा, शिक्षा के हित में समाज, शिक्षा के हित में शिक्षक। शिक्षक को हमेशा अपने निजी या और नहीं सोचना, सिर्फ शिक्षा के हित की ही बात करनी है। तीसरा बिंदु है शिक्षक के हित में समाज, वो समाज करता ही है और शिक्षक के हित में जितने भी हमारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, सरकार और समाज उनके लिए पूर्ण करती है। हमारा अकेला ऐसा संगठन है जो बात करता है कर्तव्यों की, और कर्तव्यों का मूल्य आपदा के समय में और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपदा के समय में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अब पहले मैं आपको बात करने से पहले मैं आज की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वर्तमान में जो स्थिति है वो विकट है, बहुत ज़्यादा संकट काल है, क्राइसिस का समय है। ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये समस्या बनी हुई है। और हम ध्यान करते हैं तो 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद पूरे विश्व में ऐसी कोई आपदा नहीं आई है तो 1-2 कंट्री, 5 कंट्री, एक छोटे से हिस्सों में, लेकिन पूरे विश्व में पहली बार हुआ है। मैं अपनी भारत सरकार के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा। इतनी घनी पॉपुलेशन के बावजूद, इतने कम संसाधनों में भी अभी तक तीसरी स्टेज पे हम मुश्किल से पहुँचे हैं। ये हमारी सरकार ने कि जो लॉकडाउन की वजह से हम रुके हुए हैं, नहीं तो हमारी भी जो हालत है न्यूयॉर्क, इटली जैसी हो जाती। अब बात करते हैं, शिक्षक हैं तो शिक्षा की बात करेंगे। हमारी शिक्षा कैसी है, ज्ञान परंपरा कैसी है? ज्ञान परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, एक सनातन परंपरा है। वो उसका एक निर्वहन एक सनातन संस्कृति के द्वारा हुआ है, जो संस्कृति लोककारी है, सबका सुख सोचती है, ऐसी हमारी संस्कृति रही है। ऐसी संस्कृति में हम बात करते हैं आज की शिक्षा की, उस समय की शिक्षा की। उस समय शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल की, आज वो नहीं है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था एक सर्वव्यापी शिक्षा थी जो बात करती थी एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट की, 360 डिग्री डेवलपमेंट की, जिनको आज हमने वेस्टर्न थ्योरीज में अलग अलग नाम दे दिए। आजकल बात चल रही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, लेकिन हम ध्यान करते हैं तो हमारी गुरुकुल व्यवस्था में आउटकम बेस्ड एजुकेशन तो शुरू से थी, एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं विद्यार्थी को गुरुकुल व्यवस्था में
सब कुछ लर्न बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड डूइंग, हर एक चीज़ काम करके सीखता था, बनता था, चाहे वो उसकी लाइफ स्किल की हो, चाहे अध्यात्म की हो, वो एक्सपेरिमेंट करता था, सीखता था। वो हमारी व्यवस्था थी। गुरुकुल व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था चाहते थे, नियंत्रण नहीं। अगर हम ध्यान करते हैं, कोई भी राजा महाराजा या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति गुरुकुल में गया है या आश्रम में गया है तो अपने अस्त्र शस्त्र, अपना राजसी साथ बात बाहर छोड़ के गया है, अंदर एक सामान्य नागरिक की तरह गया है। उस समय शिक्षक का या शिक्षा का सबसे उच्च दर्जा था और वो धीरे धीरे कालांतर में कुछ कम हुआ है। हम शिक्षा में समन्वय था हमारा प्रकृति के साथ। हमने कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं करने की सोची। अगर हम ध्यान देते हैं, घर में तुलसी का पत्ता भी तोड़ते हैं तो पहले तुलसी माता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद हम उनके तुलसी के पत्तों को प्रयोग करते हैं। हम पानी निकालते हैं, जल यूज करते हैं, नमन करते हैं। हम पीपल के पेड़ को पानी देते हैं, पूजते हैं, उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। लेकिन आज का जो अंधाधुंध युग है उसमें व्यवस्था बदल गई है, उसमें प्रकृति का उपभोग शुरू हो गया है और प्रकृति ने कभी अब प्रकृति ने उसका उल्टा स्टार्ट कर दिया है। मानव ने कभी ये नहीं सोचा कि प्रकृति से हम इतने पेड़ काट रहे हैं तो उनमें हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, उन ऑक्सीजन की हम भरपाई कैसे करेंगे। हमने ध्यान दिया है, हमने देखा है, अभी उत्तराखंड में एक कुछ साल 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ नहीं आई थी, वो अपने स्थान पे थी। वो नदी में हमने घर बना लिए थे, नदी की तलहटी में हमने होटल्स बना लिए थे, बिजनेस खोल लिए थे। जब नदी आएगी तो वो टूटेंगे। तो ऐसे ही हमने नदी को एनक्रोच कर लिया, हमने उसको कवर कर लिया, तो वो एक आपदा का रूप में आई। हम अपनी शिक्षा की बात करते हैं तो वो बहुआयामी रही है, मल्टी डायमेंशंस रही है, बहुस्पर्शी रही है, सभी उसको रही है। जहाँ तक हम प्रबंधन की बात करते हैं, अगर हम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, वर्ल्ड की किसी भी बुक की कोई भी हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो वो हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, वेदों से आई है। वेदों में हम कहते हैं साम दाम दंड भेद, विषयों की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो इस नीति से बाहर है। ये जो हमारे वेदों में जो नीति है ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल है उस नीति का जो हमें संस्कृति से प्रदान हुई है। तो इस तरह हम प्रबंधन की बात करते हैं। जब हम आपदा की बात करते हैं तो अलग अलग किस्म होती हैं। अभी आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं दैवीय या अपना प्रकृति की आपदाएं की। जो वर्तमान में जो स्थिति है, ये जो स्थिति है एक किस्म से हमारे पास दैवीय या प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा के अंदर हम प्रबंधन की बात करेंगे तो अगर हम प्रकृति से समन्वय करेंगे तो आपदा की सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन ये हमारे आएगी। बात करते हैं के लिए तो हम रामायण और गीता की तरफ जाना चाहिए। हम जब रामायण में देखते हैं तो भगवान राम के जीवन में बचपन से ही अपना अलग अलग आपदाएं रही हैं। जब गुरु विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए थे तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी एक बहुत योद्धा भी थे, लेकिन एक आचार्य या गुरु के नाते उनकी अपनी कुछ मर्यादाएं थी। वो उन मर्यादाओं को भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने साथ लिया। लक्ष्मण जी भी गए तो वहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा की। उसके बाद हम राम के जीवन में देखते हैं पूरा संकट काल में अलग अलग राक्षसों से देवी सीता का अपहरण हुआ, रावण में लंका में युद्ध हुआ,
उसके बाद भी उन्होंने हमेशा अपने मर्यादाओं को, अपने धैर्य का, संयम का परिचय दिया है। कभी उन्होंने उससे बाहर निकलने की कोई चेष्टा नहीं की। वो हमेशा एक अपना मर्यादित रूप में रहते हुए काम किया है। इसके विपरीत हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखते हैं तो उन्होंने बचपन से ही, जन्म से वर्णन है वो एक अलग तरीके से किया। गोवर्धन पर्वत की बात हो या नदी पार करने की बात हो, यमुना को पार करने की बात हो या कोई और बात हो। गीता पे, गीता एक हमारा किसी भी हमें पढ़ाया जाना चाहिए। गीता में बात की है सिर्फ कर्तव्य की, कर्तव्य का पालन करने की। युद्ध क्षेत्र था लेकिन गीता में उसको भी धर्म क्षेत्र कहा है, क्योंकि ये धर्म किसी राज, वो युद्ध किसी राज के लिए नहीं था, वो युद्ध था एक धर्म के लिए, एक स्थापित करने के लिए। आज के दिन में हम देखते हैं कितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे पास अपना हेल्थ कर्मचारी हैं, कितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कभी कितने हमारे पास पुलिस हैं, कितने हमारे पास सैनिक हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुर्गम और विकट परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अपना कर्तव्य मानते हैं, कर्तव्य मान के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी कर्तव्य को कहा था, कर्तव्य करो फल की इच्छा के बगैर, दुख सुख के बगैर, हर एक बात से निराकरण होके। ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम आज देख रहे हैं कितने लोग काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं उसके बाद, थोड़ा सा और समय के बाद, जब यमन आक्रमण था भारत के ऊपर, तो आचार्य चाणक्य, जिससे विष्णुगुप्त थे, तक्षशिला के आचार्य थे, उन्होंने अलग अलग जगह सहायता मांगी, राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की कि वो यमन आक्रमण के खिलाफ इकट्ठा हों, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो अंत में उसने अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त को लेके और उसकी एक टोली बना के अलग अलग राजाओं से सहायता लेके, लेकिन मुख्य बिंदु उसके शिष्य ही रखे। उन्होंने उस देश की उस आपदा से, ये एक बहुत उत्तम कार्य रहा है उनका। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, किस तरह उन्होंने एक छोटे से बालक को पहचाना और उसको एक राष्ट्र की उच्च स्थान तक लेके गए, और सिर्फ मगध का ही नहीं, पूरे विश्व में एक उनकी विजय पताका फहराई। तो वो उनकी एक अपनी नीति थी जिससे कि अलग तरीके से हम आपदा से निपटे। हम आपदा की बात करते हैं, उसका संबंध पर्यावरण से है। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टि और व्यवहार कैसा है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ उगाते हैं तो पर्यावरण का संतुलन मेंटेन रहेगा। हम पोल्यूशन अंधाधुंध करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का कोई उसके निवारण का काम नहीं करते, तो असंतुलन बनेगा। यही चीज़ हमारी प्रकृति में डिस्टर्बेंस करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है। कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आते हैं, कभी साइक्लोन्स आते हैं, कभी एसिड रेन्स होती हैं। ये सिर्फ आपका इम्बैलेंस की वजह से है। इसको बैलेंस करना है तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी प्रकृति को मेंटेन रहे और डेवलपमेंट भी हो। इस तरह की बात करते हैं हम। इसके बाद में बात करते हैं आधुनिक युग में डेवलपमेंट कैसे हो। इसके लिए हम एकात्म मानव दर्शन की बात करनी चाहिए। एकात्म मानव दर्शन में इंटीग्रल ह्यूमन की बात किया है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं की, एक पेड़ की बात नहीं की, एक राष्ट्र की बात नहीं की, उसने पूरी प्रकृति की बात की है, उनके सबके संबंधों की बात की है। उसका अगर उससे बचे रहेंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। शिक्षा कैसी हो? ज्ञान अर्जन के लिए, अर्थार्जन के लिए।
आज के युग में अर्थ या कमाना या इनकम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें शिक्षा ले, इसके लिए हमें एम्प्लॉयबिलिटी भी हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म भी कोई चीज़ है। हमें शिक्षा में अध्यात्म का भी फोकस करना चाहिए, ताकि सिर्फ हमारी जो शिक्षा है वो एक पूरी समन्वय बैठा पाए। हमें साधन प्रयोग करने हैं, लेकिन साधन का साधन नहीं बनना कि साधन हमें ना प्रयोग करें, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें मोबाइल अपने लिए यूज करना है, लेकिन मोबाइल हमें यूज करने लगे, हमें ऐसा नहीं बनना है। तो इस तरह से हमने बात करनी है अपने शिक्षा में। शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अध्यापक शिक्षक। पहले होते थे शिक्षक जो अपने आचरण से सिखाते थे, आज अध्यापक हैं शिक्षण की अलग विधि से सिखाते हैं। लेकिन हम ध्यान करते हैं 1834 से लेकर 1837 तक जो मैकाले ने देश का सर्वे किया, उसमें पाते हैं कि लगभग 99% गाँव में शिक्षा थी और हर एक वर्ग में उसको शिक्षा थी। लेकिन उसने उस शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, मैकाले एजुकेशन पॉलिसीज़, और जिसके लिए आज तक हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि 1947 में आज़ादी के बाद कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन ध्यान करते हैं 1960 के दशक में जब परिवर्तन की बात आई, शिक्षा नीति बननी आई, तो वो एक अलग विचारधारा के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। वो विचारधारा हमारे देश की नहीं है, हमारी संस्कृति की नहीं है, उसको हमें समझ नहीं है। वो वेस्टर्न थ्योरी के बेस पे है। हम वेस्टर्न थ्योरी को बुरा नहीं मानते, लेकिन दोनों का मूल में अंतर है। हमारा मूल है परिवार, वहाँ एक इंडिविजुअल है, वहाँ इंडिविजुअलिज्म है। तो बच्चों के लिए हमारे पास अलग अलग किस्म के अनाथालय हैं या उनके लिए है, बुजुर्गों के लिए अनाथालय हो गए। हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था में वो चीज़ें नहीं थी। हमारे लिए अलग मापदंड हैं, उनके अलग मापदंड हैं। हम उनके मापदंडों पे अपना जीवन नहीं जी सकते, हमें अपने मापदंड अपने आप तय करने हैं। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब टीचर बात करता है, अब इतने समय में शिक्षा का एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज का एक कॉलोनाइजेशन हो गया, वो कम्प्लीटली वेस्टर्न थ्योरी से है। तो उसमें हमारा जो भारतीय शिक्षक है वो थोड़ा सा इन्फीरियर फील करता है, थोड़ा सा इग्नोरेंस फील करता है, अपने आप को इनकम्पिटेंट फील करना है। हमारे शिक्षक को उस भावना से बाहर निकलना है, अपने आप को दोबारा एक स्टेप खड़े करना है। टीचर को सोचना है जो भी जहाँ से भी श्रेष्ठ मिलता है, चाहे वो वेस्टर्न से हो, यहाँ से हो, उसको लेना है, नवाचार करना है। शिक्षक को सिर्फ पाश्चात्य का अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना है, जो अच्छा हो और हमारे लिए उपयोगी हो उसको ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टीचर एक शिक्षक, उसका रोल ज़्यादा है। उसका रोल है एक एक्टिव व्यक्ति के रूप में, एक समाज के व्यक्ति के रूप में। उससे कोई भी घटना के लिए अपनी एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। उसे अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को लेके वर्तमान परिवेश में उसको कैसे हम ढाल सकते हैं और भविष्य के लिए हम क्या योजना कर सकते हैं, क्या खोज करना चाहते हैं, इन तीनों चीज़ों का समावेशी होना चाहिए। एक शिक्षक की शिक्षण में आस्था हो, उससे समाज का जागरण करना है। हम जानते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता। शिक्षक की गोद में सृजन और पल्ले दोनों पलते हैं। शिक्षक को सृजन करना है, अपने आप को समर्थ बनाना है, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाना है। शिक्षक को अब सीखना है कि उसे किसको क्या सिखाना है। हम कई बार बात करते हैं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। मेरा विषय सालों से एक हो सकता है, लेकिन मेरे विद्यार्थी सालों से एक नहीं है। वो हर साल अलग आते हैं, मैं हर साल अलग बच्चों को अलग पढ़ाता हूँ। हमें ध्यान करना है कि हम एक युवा मन के माली हैं। वी आर द गार्डनर्स ऑफ द यंग माइंड्स। हमें उन मनों में
अंकुरित करना है ज्ञान का रूप, उनके मन में अंकुरित करना है कि राष्ट्र भावना, उनके मन में हमें अंकुरित करना है कि वो अपने कर्तव्य को जाने, उनके मन में हमें अंकुरित करना है कि वो हम अपने इतिहास पे गौरव करें और फ्यूचर के लिए अपना विश्व में अग्रणी बनने की प्रेरणा लेके कार्य करें। अब हम कई बार कोविड-19 के लॉकडाउन में बात करते हैं, हमारे पास समय है हम करने के लिए काम बहुत, कोई सीमा नहीं है। हमारा जो हम प्राचीन वाङ्मय पर इतिहास पढ़ सकते हैं, वेद पुराण पढ़ सकते हैं, आप रामायण गीता पढ़ सकते हैं, अपने विषय पढ़ सकते हैं, आदि आदि हम पास बहुत सी चीज़ काम करते हैं। लेकिन अब हम अपने पर्टिकुलर विषय के अध्यापक हैं, अगर हम उस विषय में बात करते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा शोध की दशा और दिशा क्या हो, हमें उसी दिशा में कार्य करना है। ये हमारे पास एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, सोचने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है कि हम किस तरह से अपना शोध करें, क्या वो राष्ट्र के हित में हो, कैसे वो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी हो। हमने कभी हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं सिखाया गया कि हम कैसे सोचें, कैसे इमेजिनेशन करें। मैं एक उदाहरण के रूप में छोटा सी बात कहना चाहता हूँ। एक घटना है, पंकज सो रहा था, दरवाज़ा खुलता है, चोर आता है, मोबाइल उठा के टेबल पे से ले जाता है, पंकज मुस्कुराता है। अब पर्सन है, पंकज क्यों मुस्कुराया, हम सोचो क्या सोचेंगे। अलग अलग माइंड है, अलग अलग बातें आएंगी। कोई सोचेगा कि पंकज का फ़ोन नहीं था, ख़राब था, पंकज की पत्नी का फ़ोन था तो वो सोचता था ले गया, अच्छा हो गया। पंकज कोई सोचेगा कि पंकज के पिता का फ़ोन था, पंकज को खेलने नहीं देता था, चोर ले गया, अच्छा हो गया। कोई सोचेगा कि पंकज के बेटे का फ़ोन था, बुढ़ापे में पंकज फ़ोन पे लगाता था, पंकज से बात नहीं करता था। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, अलग अलग सबकी धारणाएं होंगी। लेकिन जब मैं इस घटना का पात्र बताता हूँ तो उस चोर की घटना से पंकज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पंकज सिर्फ 8 मास का बच्चा है। तो अब हमारी थिंकिंग कहाँ है, हमें कुछ ना कुछ हर एक सिचुएशन में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। हम ध्यान करते हैं, जो पोल जंपिंग की बात करते हैं, पहले जंप करने का तरीका अलग था, लेकिन एक रशियन जंपर ने उसको रिवर्स पोल करना स्टार्ट किया तो उसने अपने अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए और वो कीर्तिमान काफ़ी समय तक रहे, क्योंकि उसने जो परंपरागत अपना जो मेथड था, जो उसको जंप करने का, जो कूदने का, उससे बाहर निकला, आउट ऑफ बॉक्स सोचा और उसके बाद एक नए आयाम स्थापित किए। हमें कुछ ना कुछ अपनी शिक्षा में भी कुछ ऐसे आयाम स्थापित करने होंगे, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना होगा। हमें विद्यार्थियों को देना है क्रिटिकल थिंक करना। अभी मैं पिछले मई में न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पे एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में था, तकरीबन 89 बिल्डिंग पे। तो मैं सोच रहा था कि 90 साल पहले क्या व्यवस्था की होगी, क्या उन्होंने लिफ्ट की व्यवस्था की होगी, क्या उससे उन्होंने वाटर सिस्टम मैनेज किया होगा, क्या उन्होंने सीवरेज सिस्टम किया होगा। एक सोचने का एक अलग आयाम मिला। अलग अलग उस टाइम के बाद जब टेक्नोलॉजी आया तो वहाँ 1920 में मेट्रो थी, हमारे यहाँ 2002 में भी मेट्रो आई, तो हमने उस पर भी आश्चर्य माना था। हमें सीखना होगा बच्चों को, वो समस्याएं के समाधान की तरफ जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए सोचें, हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके लिए अलग अलग हमें तरीके अपना सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ हो सकते हैं। हमें ट्रेडिशनल मेथड में ना रह के हमें अलग अलग मेथड से सीखना है, सोचना है, समझाना है और पूरे समाज में इसी तरह से जागृत करना है। अभी हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आई है, का ड्राफ्ट आया था। अब नई शिक्षा नीति में बहुत सी चीज़ें भारतीय परिवेश के अनुसार हैं, कुछ चीज़ें विदेश से भी हैं, कुछ चीज़ें
यहाँ से भी, लेकिन सबका जो समावेश है भारतीय तरीके से किया गया है। शिक्षक को निर्धारित करना है कि भविष्य के बाद की शिक्षा कैसी रहेगी, ऐसे हमें काम करना है। हमारी शिक्षा ज़मीन से जुड़ी हो और आसमान को छूने वाली हो, ऐसी हमें शिक्षा चाहिए। हमारी शिक्षा में हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, जैसा कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अलग अलग संसाधन आ चुके हैं कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है। तो हमें जो शिक्षा लेनी है वो हमारी जड़ों से जुड़ी हो, लेकिन वो पूरे विश्व की, पूरे संसार की आवश्यकता को पूरी करने वाली हो, ऐसी हमें शिक्षा के लिए बारे में सोचना चाहिए। दैट इज़ के एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। हमें शिक्षा में नवाचार लेके आना है। जैसे आजकल की समस्याएं हैं, कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीन हम सब नहीं बना सकते, सिर्फ हमारा जैसा ही कोई अध्यापक या कोई रिसर्चर बनाएगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, वो कोई साइंटिस्ट है। लेकिन हम सोच सकते हैं अपने काम के बारे में, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तरीके जिनसे कि हम नया सीखें, नया करें, कोई नवाचार लेके आएँ, ऐसा हमारा आग्रह है। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले हम चाक से पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड से थे। जब बचपन में हम तख्ती स्लेट यूज करते थे, फिर कॉपी आ गई। आज लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर्स आ गए हैं, टैबलेट आ गए, मोबाइल आ गई है, इंटरनेट आ गया है। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, शिक्षकों को नए दिशा में सोचना है, ताकि नए तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज करें और हम किसी भी तरीके से विषयों में पिछड़े ना रहें, हम अग्रणी रहें। हमें डिजिटलाइजेशन का यूज करना है, कंप्यूटर्स का एजुकेशन में यूज करना है, अब अपने विषय के हिसाब से करना है। हम अगर अलग अलग इनिशिएटिव की बात करते हैं, भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, यूजीसी ने, एआईसीटी ने, एनसीटी ने, एनपीटेल ने, कभी मूक कोर्स के थ्रू, कभी स्वयं पोर्टल के थ्रू, कभी दूरदर्शन चैनल पे, कभी ई पाठशाला। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग गूगल्स ने, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ने अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए हैं, जिनसे हम अपने विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं, शिक्षा से जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म आए हैं जहां हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। ये इंफॉर्मेशन फेक भी हो सकती है, इसमें सभी इंफॉर्मेशन सच्ची नहीं है। हमें स्क्रूटनाइज करना, फिल्टर करना है, कैसे हम सही इंफॉर्मेशन को लें और गलत इंफॉर्मेशन को ना लें। हम इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड अधिभास से बचना है। हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंटिन्यूसली अपग्रेड करना है। आज से 1 महीना पहले हम जूम यूज़ नहीं करते थे, गूगल हैंगआउट टूल्स यूज़ नहीं करते थे, वेबएक्स नहीं यूज करते थे, लेकिन इस 1 महीने में हमने सब सीख लिए, सब पे काम करते हैं, सब पे अलग अलग बैठ के करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, काम करते हैं। हमें सीखना है, समाज को सिखाना है, हमें समाज को दिशा देनी है। हमें सीखना है, अब हमारे कंपटीशंस में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले हम शिक्षक से कंपटीशन करते थे, आज हमें टेक्नोलॉजी से कंपटीशन करना, आज हमें गूगल से कंपटीशन करना, आज हमें समय पोर्टल से कंपटीशन करना है। आज हमें अपने आप को सक्षम बनाना है इन सब चीज़ों के लिए। समाज में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई नई नौकरियों के आयाम खुल रहे हैं, हमें उनके बारे में जानना है, सीखना है, विद्यार्थियों को सिखाना है। ऐसा हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। हमें बात करनी है अफोर्डेबल एजुकेशन की। ऐसे विश्वविद्यालय आ चुके हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय आ चुके हैं। हमें अपने विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा देनी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक गरीब तबका है, निचला तबका बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे बच्चों पे के पेरेंट्स पे मोबाइल भी नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। हायर एजुकेशन में भी मेरे पास एक दो बच्चा ऐसा आ जाता है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, कुछ एक के पास बेसिक मोबाइल सेट हैं। हम उनको भी ध्यान रखना है, तो हमें शिक्षा भी चाहिए, उनको लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए हम क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन रहे। हमें शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है, लेकिन इस तरह करना है कि वो हर एक गरीब के लिए अफोर्डेबल हो। अब हमारा कर्तव्य ज़्यादा बढ़ जाता है,
हमें समाज को बूस्ट करना है, सोसाइटी को बूस्ट करना है कि वो साइकोलॉजिकल बूस्ट रहे, अपने काम करती रहे, किसी नकारात्मक में ना आए। बहुत से लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है, तो ऐसे में उनको सीखना है, करना है और एक नई दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है। हमें उनको प्रेरित करना है, उनके लिए हमें प्रेरणा स्रोत बनना है। हमें अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, उनके पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उनको सीखने के प्रेरित करना है, हमारा जो दूसरा स्टाफ है उसको प्रेरित करना है। एक अध्यापक या शिक्षक होने के नाते हमारी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टीच द स्टूडेंट, हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं। अब इस समय सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव है ऑनलाइन मीडिया है, क्योंकि हम बच्चों से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्लास ले नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन मीडिया है, अलग अलग जूम, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, कुछ अलग अलग भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल, अलग अलग पोर्टल्स पे इंफॉर्मेशन दी है। हम वो सब मटेरियल अपने विद्यार्थियों को साझा करवाएं, अपने लेक्चर भी लें, उनकी समस्याएं हम ऑनलाइन साझा करें, उनको कुछ फिर भी कमी रह गई है तो उस कमी को हमने छुट्टियों के दौरान पूरा करना है, ताकि हमारे विद्यार्थियों को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। हमें विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, हमें उन्हें ये बताना है कि वो क्यों सीखें, टू बी, टू नो, टू डू एंड टू लर्न, टू लिव विद सोसाइटी विद टुगेदर। शिक्षा का हम एकांत में, एक अकेलेपन में हम अलग मीडिया से ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है समाज में उसका व्याप होना, लोगों के साथ जीना, मिलना जुलना, ये सारा एक शिक्षा का ही काम है। हम इसी नाते अलग अलग हम विद्यार्थियों से जुड़े रहें। हम शिक्षक होने के नाते शिक्षा क्षेत्र है, हमारे लिए एक धर्म युद्ध की स्थिति है। धर्म युद्ध में हम कब जीतेंगे? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेपन होंगे, शार्पन वेपन होंगे और हम उनको यूज करने में स्किलफुल होंगे। हमारे अध्यापक का क्या वेपन है, क्या हथियार है? ज्ञान। हमें अपने आप को नॉलेजफुल बनाना है, हमें आपके ज्ञान को धारदार बनाना है, हमें अपने ज्ञान को मजबूत बनाना है, जिससे कि हम ज़्यादा मजबूत बने। हम उस मजबूत ज्ञान से, अपने अच्छे ज्ञान से अपने विद्यार्थियों में, समाज में सकारात्मकता लेके आनी है। हम जानते हैं मन बड़ा चंचल है, हमने उस चंचल मन को ज्ञान से कंट्रोल करना है। अगर हम चंचल मन को ज्ञान से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो दूध लेके जाएगा। हमें एक थॉट लीडर बनना है, हमें सोसाइटी के सामने अपने आप को, समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये एक हमारा मूल विचार है, इस मूल विचार पे लेके हमें काम करना है, इससे हमें अपने देश समाज को आगे लेके जाना है। हमें क्या करना है? खाली समय में हम क्या करते थे बचपन में? अंताक्षरी खेलते थे, कॉलेज में गए तो डमशराइट खेलते थे। दोनों में अलग अलग भावनाएं थी, सीखते थे, शब्द सीखते थे, व्यवहार सीखते थे, एक्ट सीखते थे, चीज़ों को जानते थे। अभी भी हमने कुछ ना कुछ करना है, कुछ सीखना है। विकट परिस्थिति दूर है, लेकिन हमने उसको विकट परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है, अपने आप को मजबूत संयम से रहना है। हमें लगातार पढ़ना है। शिक्षक का तो कर्तव्य ही पढ़ना है, उसका तो पहला धर्म ही पढ़ना है। क्या पढ़े? कोई भी अपने विषय पढ़ें, कुछ अलग पुस्तकें पढ़ें, कुछ समाज की पुस्तकें पढ़ें, कुछ वैचारिक पुस्तकें पढ़ें, कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ें, कुछ पुरातन नॉलेज पढ़ें। जो किताबें हमने पढ़ी हैं उनको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो अपने ज्ञान का सृजन करना है, पढ़ के सृजन करना है। सुनना। मैं अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। हमारे शिक्षकों में एक कमी है, वो सुनने के आदी नहीं होते, वो बोलने के आदी होते हैं। तो उन्हें सुनने की हैबिट डेवलप करनी है। हमारे पास इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, उनको सुनना है, अपने धैर्य करना है। जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं बन सकते, अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते, अच्छे लेखक भी नहीं बन सकते। दूसरा काम है लिखना। हम एक बात को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं, दूसरा तीसरे को कहता है, और अगर वही बात कहने के माध्यम से 10 आदमियों के पास जाएगी तो 10वें आदमी तक उसका रूप विकृत हो चुका होगा। हमें अपने विचार को, अपने भावना को लेखन के रूप में
व्यक्त करना है, उसे प्रसारित करना है। क्या लिखें? कोई भी विचार लिख सकते हैं, कोई भी लेख लिख सकते हैं, अपने विषय पे लिख सकते हैं, शोध पत्र लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, कोई बुक लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सामाजिक विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सीखना है, अपने विषय से रिलेटेड लाइफ स्किल सीखनी है। हम बहुत से काम घर में नहीं करते थे, नहीं सीखते थे, लेकिन अब उन सीखने की आदत हो गई है। वो करने के लिए हमें उस दिशा में बढ़ना है कि ताकि हम वो सीखें, लाइफ स्किल सीखें। हमारे पास एक सुनहरी अवसर है। 45 साल की उम्र में मेरी याद में मेरे को कभी नहीं आया कि मैं कभी इतना समय घर पे रहा हूँ। ये कुछ नए सीखने का भी समय है। एक अध्यापक शिक्षक होने के नाते हमें इस दौरान सीखना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है। ये चीज़ें हमें अपने व्यवहार में लेके आनी है, और ये हमें व्यवहार में आ गई तो हमें पूरी उम्र तक काम देंगे। मैं ध्यान करता हूँ कि बचपन में प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मेरे अध्यापक होते थे। उनके हर रोज़ अंतिम घंटी में, लेक्चर में वो कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन उन कहानियों की बदौलत हमें बहुत सी शिक्षाएं मिली, सीखने को मिला, और वही कहानियाँ हमें पूरे जीवन में हमें काम आती हैं। हम बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने जीवन में आता हूँ। गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में पढ़ते हुए हमारे यहाँ गणित के शिक्षक थे। वो 100 नंबर आने पे भी बच्चे को डंडे मार देते थे। उनका उद्देश्य था कि बच्चे धैर्य से काम करें, वो अपना बच्चे पूरा पेपर करें और अटेम्प्ट भी करें, और उसके बाद वो लगातार जीवन की किसी भी परिस्थिति में, सुख में या दुख में, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस में ना लेके जाएं। उन्हें सीख मिली है उनसे काम करने की। अलग अलग हमें टीचरों से सीख मिलती है, हमें भी अपने विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। आज का एक समय एक बदल चुका है। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी अपना विद्यार्थी बंधु हैं, शिक्षक बंधु हैं, शोधार्थी बंधु हैं, अब समय बदल रहा है, तो बदलते समय में हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है। लर्न, सीखना, अनलर्न, क्योंकि समय बदल रहा है। वो जो सीखा है वो शायद 10 साल के बाद काम ना आए या 5 साल के बाद काम ना आए, तो उसको हमने भूलना है, फिर नया सीखना है। हम कई बार एक बात करते हैं, संगीत का एक बच्चा सीखने के पास जाता है, तो शिक्षक से पूछता है कितने समय में सीखोगे, वो कहता है 1 साल। दूसरा शिक्षक जाता है तो उसने पूछता है कि पहले क्या सीखा है, तो बोला पहले ये सीखा है, तो वो कहता है कि आपको 2 साल लगेंगे। पहले आपको अनलर्न करवाना है, फिर लर्न करना है। तो हमें इसी परिपाटी पे अपने आप को नए परिवेश में अपने आप को सक्षम बनाना है, सीखना है, सिखाना है, अनलर्न करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।